हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास की वो चुनिंदे चैप्टर की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिकांश हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को मुगल वंश के बारे में पढ़ाने जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि मुगल वंश के बारे में पढ़ाना है और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है। तो मुगल वंश के बारे में पढ़ाते पहले परिचय दे देते इसके बारे में। परिचय है तुर्क के चगताई शाखा से। और मुगल जो है, मुगल आप लोगों को दिख रहा होगा, मुगल का अर्थ होता है बाबू बहादुर। क्या होता है? बहादुर। और जब मुगल का निर्माण हो रहा था तो दो वंश से मिलकर होता है। मुगल का निर्माण कितने वंशों से होता है? दो वंश से। पहला मंगोल और दूसरा तुर्क। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि बाबर का जो पिता है उमर शेख मिर्जा वो तैमूर के वंशज हैं और बाबर की जो माता है कुतुब मीनार खानम वो मंगोल का वंशज है। तो तैमूर का वंशज तुर्क, मंगोल का वंशज मंगोल। और जब मंगोल और तुर्क का मिलन होता है तो कौन वंशज का निर्माण होता है? मुगल वंश का, जिसका अर्थ हो रहा होगा बच्चों बहादुर। इसका अर्थ क्या होता है? बहादुर। अब एक प्रश्न आता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? बाबर, जो उमर शेख मिर्जा का पुत्र होते हैं। तो मुगल वंश के संस्थापक जो हैं बाबर, जिनका असली नाम कई दफा हमारे एग्जाम्स में पूछ देता है कि बाबर का जो असली नाम है वो क्या होता है? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जैसे कि हम लोग का पिता और माँ होती हैं उसी प्रकार यहाँ भी होता है बाबर का पिता और बाबर का माता। बाबर का पिता का नाम हो रहा है बच्चों उमर शेख मिर्जा। नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। और वंशज है तैमूर के वंशज। और माता का नाम है कुतुब मीनार खानम, जो वंशज की है मंगोल वंश का। और ये दोनों का जब मिलन होता है तो एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है बाबर। और वही बाबर जो आगे चल के संस्थापक बनते हैं मुगल वंश का। अब जैसा कि हम लोगों का भी जन्म हुआ है तो किसी स्थान पे हुआ है, कोई तिथि को हुआ है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रही होती है। जैसे जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को और स्थान का नाम फरगान। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 से 12 वर्ष की आयु में वह फरगान का शासक बनता है। जिस प्रकार एक दुकानदार होता है बच्चों, तो दुकानदार का एक पुत्र होता है। तो पुत्र क्या होता है कि उसके उत्तराधिकारी के रूप में होता है। अब उत्तराधिकारी का अर्थ होता है जैसे हमारे पिताजी एक दुकानदार हैं और दुर्भाग्यवश पिताजी का मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि जो भी उनका काम होता है वो हम लोगों को संभालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि 1494 में उमर शेख मिर्जा जो कि पिताजी थे किसके? बाबर के, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो बाबर की उम्र होती है 11 से 12 वर्ष। 11 से 12 वर्ष की आयु। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फरगान के शासक थे उमर शेख मिर्जा, तो बाबर भी तो जाहिर सी बात है कि बाबर भी फरगान ही का शासक बनेगा प्रारंभ में। तो बाबर क्या होता है? शुरू में फरगान का शासक बनता है। और बाबर जो शासक बनता है फरगान का कब बनता है? 1494 ईस्वी में। आगे आ रहे होते तो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, क्योंकि अब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो जितना बागडोर है वो संभालेगा कौन? बाबर। तो 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। तो जैसे ही पिताजी मरते हैं उसके पश्चात ये पूरा बागडोर संभाल लेता है और सीधे क्या करता है? आक्रमण की ओर रुक कर बैठता है। तो 1494 में पिताजी मरे और पहला लड़ाई भी करने चल दिया 1494 में समरकंद की ओर। और समरकंद जीतने का प्रयास करता है परंतु वहां पे क्या रहता है? असफल रहता है। जिस प्रकार हम लोग का जीवन में घटना घट रही होती है, जैसा पहला अटेम्प्ट हम लोग एग्जाम में देते हैं, बहुतों का क्लियर हो जाता है लेकिन अधिकांश का क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार बाबर के साथ भी घटना घट रही थी। जैसे 1494 में समरकंद जीतने जाता है किंतु असफल रह जाता है।
आगे आते तो बच्चों बात करते हैं 1497 में समरकंद को जीतता है और 100 दिन के लिए शासन भी वहां पे कर रहा होता है। जैसा कि हमने बताया कि 94, 397, 4 एका 1501, फिर 3 ऐड करेंगे तो 1504। इस तरह से 3 और 4 का जो हम क्या करते हैं, एडिशन करते जाते हैं। और इसमें क्या होता है, हम लोग को याद करने में क्या करता है, बहुत ही सरलता से हम लोग इस डे बाय डे डेट जो है उसको याद कर रहे होते हैं। जैसे कि 1494 में 3 एडिशन करेंगे आएगा 1497, और फिर 4 एडिशन करेंगे तो आ रहा होगा 1501, और फिर 3 एडिशन करेंगे तो 1504। तो जैसा कि हमने 1494 में समरकंद को बताया कि 1494, 2 चीज हम लोगों ने बताया कि 1494 में उनके पिताजी की मृत्यु होती है, और 1494 में ही बाबर समरकंद को जीतने के लिए चला जाता है, किंतु वहां पे असफल रहता है। आगे हम बात कर रहे होते हैं बेटा कि 1497 3 एडिशन करते हैं तो 1497 आता है, और समरकंद को जीतने का प्रयास करता है और इसमें सफल भी रहता है, किंतु वहां पे शासन केवल कर रहा होता है बाबू 100 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। फिर उसमें अगर 3 एडिशन करते हैं, फिर उसमें अगर 4 एडिशन करते हैं तो हो रहा होगा बाबू 1501, और पुनः जीतता है, और इस बार क्या करता है, 8 माह के लिए जीतता है। यानी कि समरकंद एक बार प्रयास किया, दूसरी बार सफल रहा, लेकिन 100 दिन के लिए फिर वहां से पलायन किया गया उसे, और फिर से एक बार जब 1501 में जीतता है तो 8 माह के लिए शासन करता है, लेकिन फिर से उसे क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया जो बाबर के जीवन में घटना घट रही होती है, इसी को लेकर के बाबर ने अपने तुनके बाबरी यानी कि बाबरनामा, जिस प्रकार हम लोग का जीवन चल रहा है, और जीवन में अगर हम लोग अपने ऊपर किताब लिखना चाहें, जैसे आपका नाम हो जाए अमन, तो अमरनामा रचना का अमरनामा करे तो आपके जीवन के बारे में लिखा जाएगा, आपने ये किया, ऐसे ऐसे किया, हर जीवन के बारे। उसी प्रकार बाबर का भी एक किताब था जिसका नाम था बाबरनामा, और एक तुनके का बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बाबरनामा था उसमें बताया है बाबर ने कि हम किसी एक स्थान पे एक बार से अधिक मुहर्रम नहीं मना पाए थे। उसका रीजन यही होता है कि कहीं भी जाता है तो शासक तो करता है, जीतता भी है, किंतु वो क्या करता है, पूर्ण रूप से अपना सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता है, और पुनः पलायन वहां से हो जाता है। और इसीलिए उसने तुनके बाबरी में लिखा है कि किसी भी स्थान पर हम एक बार से ज्यादा मुहर्रम नहीं मना पाए। आगे आ रहे होते बेटा तो आता है 1504 में काबुल और गजनी को जीत रहा होता है। फिर यहाँ पे 1507 उसने बादशाह की उपाधि धारण की। आगे बादशाह की उपाधि भी इसमें एडिशन होगा, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, हम क्लियर आउट कराएंगे पार्ट 2 में, किंतु इसमें अभी जो पढ़ना है उस पर ध्यान दें। 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की, और फिर 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद पे आक्रमण कर अधिकार कर लिया, पर 1512 में उसने फिर खो बैठा। यानी कि समरकंद पे जो सत्ता था उसका पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पा रहा था। बार बार जाता था जीतने के लिए, लेकिन जीतता तो था, किंतु बार बार उसको भगा दिया जाता था वहां से। और इसीलिए हमने वो कहानी भी सुना मुहर्रम वाली, तो कर अधिकार 1512 में उसने फिर से खो बैठा। अब आगे आ रहे होंगे बाबू, तो आ रहा था मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ा। अब जैसे कि हम हर एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके जैसे मेरिट लिस्ट में छटना, फिर फिजिकल टेस्ट में छटना, इस प्रकार की घटना हम लोगों के जीवन में घट रही होती है। ठीक उसी प्रकार बाबर के साथ भी इस प्रकार की घटना घट रही थी। और घटना क्या घट रही थी कि जीत तो सफल हो रहा था, लेकिन राज भी कर रहा था, लेकिन क्या उसे किया जा रहा था, बार बार वहां से भगा दिया जा रहा था, और पूर्ण रूप से सत्ता को स्थापित नहीं कर पा रहा था। यही चीज सोचकर क्या करता है, मध्य एशिया की ओर क्या करता है वो, मध्य एशिया और समरकंद में असफलता, मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद बाबर जो होता है भारत की ओर बढ़ता है। और मुगल वंश का यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 1526 से 1707 और 1707 से 1857, इसे याद कर लीजिएगा। बाबर का भारत पर आक्रमण, तो बाबर का जो भारत पर आक्रमण था वो अब स्टार्ट हो रहा था सीमा क्षेत्र से। अब जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, अब लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो सीधे राजा पे अटैक तो नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे थे कि शुरू में जो सीमा क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं।
यानी सीमा क्षेत्र पे अपनाते अपनाते जब पूर्ण रूप से उसे जकड़ लें तब युद्ध करने में हमें सरलता भी होगी और फिर जीतने में भी सफल हो पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बाबर ने भी दिमाग लगाया। 1519 में सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीता, फिर 1519 में ही पेशावर तक जीत लिया। फिर एक साल बाद इसमें एडिशन करेंगे तो 1520 आ रहा होगा बच्चों, और 1520 में बाजौर भेरा से पंजाब के सियालकोरा तक जीत रहा होता है। फिर 4 साल एडिशन करेंगे तो 1524 में उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीता। और अगला है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति, तो ये हम आप लोगों को पार्ट 2 में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक जरूर कर दीजिएगा।